नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? टीचिंग स्किल के बाद क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। मैंने आपसे जस्ट डिस्कस कर लिया। वो नेक्स्ट लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। देखिए अभी सॉफ्ट स्किल में नई बात आ रही है, जीवन कौशल। तो कहते हैं भाई जीवन कौशल क्या है? एक्चुअली जब आप एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? तो कहता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को आयोजित वार्षिक परीक्षा में मात्र पास कराना नहीं है, अभी तो विद्यार्थियों को जीवन की परीक्षा में पास कराना शिक्षा का मूल उद्देश्य। सही बात। Even we produce students who are failing in exams that they do, but they should be passing that. एजुकेशन का एम वहाँ मीट करते। लेकिन विद्यार्थी कक्षा का टॉपर है और जीवन में अगर उसने सफलता नहीं पाई है, तो इसका मतलब है कि लाइफ स्किल के पार्ट को मजबूत नहीं कर पाए। आप देखते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी हैं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं, वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग और दैट। इवन दे आर नॉट सक्सेसफुल इन 2 attempts, दे कम टू सुसाइड। 2 बार प्रयास करता है, 3 बार प्रयास करता है, नहीं होने पर वो टूट जाता है। इनका या हमने उसको क्लास में कभी नहीं पढ़ाया कि बेटा जब जीवन में कुछ न कर सको तो आत्महत्या करो। कभी आपने पढ़ाया? ना पढ़ाया। We never taught them, but we never taught them how to lead life. हमने यह भी उसको कभी नहीं पढ़ाया कि जीवन को कैसे चलाना है और जीवन में सफल कैसे होना है। जब तुम कहीं असफल हो जाना तब भी जीवन में सफलता की राह कैसे ढूंढना, ये बात हमने उसको बताई। अब्राहम लिंकन ने चिट्ठी लिखी थी, कल पढ़ा था सर, कल पढ़ाया था हमने। पढ़ा था ना? जी सर। उसको महीने में एक बार पढ़ते हैं या एवरी मंथ एक बार पढ़ते हैं। तब आपको ये पता चलेगा कि हमको कैसे शिक्षा तैयार है। जी सर। और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा जो शिष्य है वो धैर्य नहीं खोएगा और जीवन लक्ष्य को। अब तो ये पार्ट हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग वाला। अब आइए साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग में व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एक बात बताइए, जिस विधि से किसी कविता को पढ़ाया जा सकता है, क्या उसी विधि से मैथ्स का कैलकुलेशन भी पढ़ाया जा सकता है? मुझे लगता है बाकी लोग पढ़ा लेंगे। हम तो देख रहे हैं आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में लग रहे हैं। सर हम पढ़ा लेंगे, सर हम तो पढ़ा लेंगे। इज इट पॉसिबल? कुछ कक्षाओं में प्रयोगशाला कौन से बात पर आपका रिजर्वेशन है जो एकदम घबरा के चले जा रहे हैं? B7 कोच नंबर सीट नंबर 62 मेरा है, सब जा रहे हैं। कक्षा के कुछ स्कूल है, टीचर इज द लीडर इन क्लासरूम, आपको उसे परीक्षा देनी है, पूछना है, आपने नहीं है। करेक्ट? आपकी मर्जी पर उसका दिन बदल गया, आप जाने को कह सकता है, आपको देखिए हर एक टॉपिक जो है वो अपने आप में विशिष्ट है और हर टॉपिक को पढ़ाने के पहले आपको ये तय करना होगा कि ये किस मेथड से पढ़ाया जाएगा। लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जाएगा, लैबोरेटरी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? दैट यू हैव टू डिसाइड। या आपको क्या करना है? चुनना है, डिसाइड करना है। क्योंकि हर एक टॉपिक को किसी एक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है और किसी एक टॉपिक को भी सारे मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। करेक्ट? आपको या अच्छा जो लोग नहीं बोल रहे हैं तो लगता है वो लोग कविता भी लेबोरेटरी मेथड से पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो शांत भाव से तो आप कुछ नया करने के उद्देश्य से ही बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। एनीवे, सेकंड पॉइंट, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उपागम। कौन सा अप्रोच इसमें लगाया जाए? व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच शुड आई सेलेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट? अप्रोच में क्या है कि अगर किसी एक विषय की बात होगी तो उसके ज्यादातर प्रकरणों के लिए सेम अप्रोच लगेगा। करेक्ट? ज्यादातर प्रकरणों के लिए सेम अप्रोच होगा क्योंकि विषय का नेचर एक है। गणित है तो उसका कोई भी एक्सरसाइज बगैर ड्रिल के नहीं होगा, सब में आंकिक समस्याएं रहेंगे ही रहेंगे। करेक्ट?
कविता है तो कठिन शब्द सब में रहेगा, भावार्थ सरलार्थ सब में रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के साथ में मुझे लगता है कि आप कुछ एक बातें जानते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, सरल से जटिल की ओर, है ना, ज्ञान से ज्ञान की ओर वगैरह वगैरह। तो ये कहता है कि अगर आप इन बातों को जानते हैं तो आप एक बेहतर शिक्षण को अंजाम दे सकते हैं। इन 3 बातों का ध्यान आपको साथियों सदैव अपनी कक्षा में रखना है। अगर आप एक बेहतर शिक्षण देना चाहते हैं, आनंददायी शिक्षण देना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग शिक्षण। करेक्ट। अब एक सवाल और है, बात यही खत्म नहीं हो जाती। सवाल ये है कि इन तीनों के होने के बावजूद भी अगर कक्ष के शिक्षण आनंददायी नहीं है, बात समझ रहे हैं? ये तीनों पॉइंट आपके पास है। कंटेंट नॉलेज गुड, कम्युनिकेशन एक्सेलेंट, पेडागोजी वंडरफुल, स्टिल देयर इज नो गुड क्लास। फिर भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आनंददायी या फलदायी नहीं हो पा रही है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सोचिए। अब 5 से 10 सेकंड तक सोचना है, 10 सेकंड से अधिक नहीं। थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, 200 सेकंड, 500 सेकंड करते चले गए। थोड़ी ही देर बाद मैंने पाया कि कक्षा में दीर्घ शांति, निद्रा नहीं, कोई घोर निद्रा नहीं। और मैं पास गया और उससे मैंने इस तरह से कहा कि हेलो भैया, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपको जवाब देने के लिए। तो बोले क्या करें सर, कोई ख्याल नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा गहराई। तो इसलिए मैं 10 सेकंड से अधिक का समय सोचने के लिए नहीं देता हूँ। थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग नहीं करना। हंसते मुस्कुराते जवाब देना है, गहराई में नहीं जाना। ऑलराइट। तो मेरा प्रश्न था कि इन तमाम फैक्टर्स के होने के बावजूद भी कक्षा के शिक्षण आनंददायी क्यों नहीं हो पाते? व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इज मिसिंग? कंप्रेशन बच्चों की तरफ से नहीं जाता। देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे स्टेप्स बना हुआ है ना, तो जब हम लोग 3 स्टेप गुजर गए तो अगला जो स्टेप है वो नई चुनौतियों से शुरू हो रहा है, वो एक नई कहानी लिख रहा है, एक नई इबारत लिख रहा है। तो पहले आप इन 3 से ऊपर उठ जाइए, जो लोग घूम फिर के उसी बिंदु में हम उससे बाहर निकलने की जरूरत है। नया ख्याल तो सब आप शुरू में बता चुके हैं। टीचर शुड बी डेडिकेटेड, टीचर शुड बी ऑनेस्ट, एवरीथिंग, पूरा डिक्शनरी आप बता चुके। अब सुनिए, एक बात ऐसी है, एक फैक्टर ऐसा है कि अगर वो नहीं हो तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संभव नहीं। जिस क्लास में आप बैठे हैं, एक शानदार बैठने की व्यवस्था है, हाईली इक्विप्ड विद ऑल टेक्निकल गैजेट्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्लासरूम में होनी चाहिए वो यहाँ पर करेक्ट। बावजूद इसके हो सकता है कि हमारे और आपके बीच एक अच्छा नॉलेज ट्रांसमिशन है। क्यों? इसके 2 फैक्टर, मतलब फैक्टर तो एक है, आयाम 2। टीचिंग जो है ये ट्राइपोलर कंसेप्ट, 3 पोलरिटीज है ना। फर्स्ट पोलिस उसी के इर्द गिर्द पूरी प्रक्रिया घूम रही है। फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकंड इज टीचर, थर्ड इज अब इन 2 पर ही हम लोग आते हैं, स्टूडेंट और टीचर। अधिगम की प्रक्रिया को फलीभूत करने के लिए यदि सबसे आवश्यक कोई बिंदु है तो वह है अभिप्रेरण। यस सर, मोटिवेशन। Unless and until I am motivated to make you learn, मैं यदि आपसे वार्ता करने के लिए, आपको बताने के लिए साथियों अभिप्रेरित नहीं हूँ तो आपके लाख प्रश्न पूछने पर भी मैं आपकी जानकारी को तृप्त नहीं कर सकता। अगर आप अधिगम के लिए अभिप्रेरित नहीं है तो मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी
सही बात। कक्षा में कक्षा अधिगम का वातावरण तैयार करने के बाद भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संभव नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अधिगम के लिए सर्वप्रथम अभिप्रेरित करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तभी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। So motivation is the most essential factor for learning। यदि अच्छा आप जिन विद्यालयों में काम करते हैं तो डोंट माइंड एट ऑल, क्या वहाँ पर बिल्कुल इस तरह का सेटअप है? नहीं। करेक्ट। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर सारे संसाधन हैं। मेरा यह मानना है कि यदि संसाधनों के अभाव में भी विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षण अधिगम के लिए अभिप्रेरित हैं तो 100% शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वहाँ संचालित और संपादित की जा सकती। लेकिन संसाधनों की प्रचुरता, संसाधनों की उपलब्धता अधिगम को प्रभावित कर सकती है यदि अधिगम करता अभिप्रेरित नहीं। करेक्ट। तो अब हम लोग एक कंसेप्ट से और बाहर निकल जाएं कि जो हम लोग संसाधन का निर्माण होता है, ये सर हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो वो नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएं, हम कैसे क्या करें। साथियों स्मरण रहे कि संसाधनों की उपलब्धता या अनुपलब्धता कभी भी अधिगम को सीधे सीधे प्रभावित। एक छोटा सा उदाहरण टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब। तो उसने भारतीय गांव की किसी तस्वीर उठाई और उसने उनको दिखाया कि सर यहाँ पर तो खिड़कियों में पल्ले भी नहीं है कि कोई भी टूट के अंदर आ सकता है, शाम पर की स्थिति बड़ी झज्जर है, दरवाजे नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। ऐसे में आदर्श शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसे संभव है? हिंदी थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्गली वो डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते थे। मैंने आपका प्रश्न को समझ लिया, मुझे उत्तर देना दीजिए। उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची घटना साझा कर उन्होंने बताया कि जब मैं निचली कक्षाओं का विद्यार्थी था तो हमारे शिक्षक ये बता रहे थे कि एक चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है, और सैकड़ों बार तस्वीर बनाते हैं, मिटाते हैं, और विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या आप तुम समझे कि चिड़िया कैसे उड़ती है? तो सारे विद्यार्थियों ने वैसे ही बिना समझे हुए यस सर कह दिया जैसे आप कहते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हम तो अभी तक नहीं समझ पाए कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तब उन्होंने एक नई तरकीब लगाई और उन्होंने कहा कि अच्छा ये विद्यार्थी कक्षा के सीधे बैठो, कक्षा के वातावरण में इस बात को समझ नहीं पाएंगे। सारे विद्यार्थियों को समुद्र के किनारे ले गए और सैकड़ों उड़ती चिड़ियाओं को उन्होंने दिखाया। और तब उस बच्चे से पूछने चाहिए समझे कि चिड़िया कैसे। तब उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं तो ये समझ गया कि चिड़िया कैसे उड़ती है और मैं भी इसी चिड़िया की तरह स्वच्छ आकाश में उड़ना चाहता हूँ। करेक्ट। He decided to be fine. Unfortunately, he could not. He became engineer, then he became scientist, and finally he became the first citizen of India. He was also known as the missile man. एक दिन के शिक्षण की एक कक्षा का विवरण किसी विद्यार्थी को इस देश का प्रथम नागरिक बना सकता है, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी तक ले जा सकता है। तो आवश्यकता है कि आप अपने विद्यार्थी को सर्वप्रथम अधिगम के लिए अभिप्रेरित करें, उसको मोटिवेट करें। करेक्ट। आपको भी स्वयं अभिप्रेरित करना आवश्यक है और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना आवश्यक है। करेक्ट। सो मंजूषा मेहता।